अगर आप बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट को लेके आप कंफ्यूजन है कि किसका प्रैक्टिस सेट सोल्यूशन करें, क्या करें, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट जिसका भी बना रहे हैं बनाइए। हम लोग किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आप लोग के सामने लेके आ रहे हैं। जय हिंद साथियों, मैं बाले सब इंस्पेक्टर प्रियेश रंजन, आपका दोस्त और होस्ट, आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल खाके में आप लोग का स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोग के भारी डिमांड पे हम लोग किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। उसमें हम लोग सबसे पहले जीके जीएस का लाएंगे प्रैक्टिस सेट। उसमें आप लोग का रिस्पांस देखेंगे, उस आधार पे हम लोग आगे का प्रैक्टिस सेट लाएंगे। तो आप लोग इन जनरल किताब खरीदिएगा तो आपको हिंदी माध्यम में या तो मिलेगा बुक या तो इंग्लिश माध्यम में मिलेगा। अगर आपको दोनों माध्यम में आपको बुक नहीं मिलेगा तो हमारी टीम के द्वारा मेहनत करके आपको जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट को दोनों माध्यम में एक ही क्वेश्चन को बाइलिंगुअल लाया गया है और आप लोग के लिए 25 क्वेश्चन करवाया गया। तो ये 25 क्वेश्चन नहीं है, इसमें इलिमिनेशन टेक्निक भी बताया गया है और एक्स्ट्रा फैक्ट भी दिए गए हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ साथियों, आप लोग अपना 25 क्वेश्चन उसमें आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि कितना स्कोर आ रहा है, उससे आप लोग को भी एक आइडिया मिलेगा। और अगर आपका स्कोर 15 से अच्छा है, 15 से ज़्यादा है, तो आप लोग सेफ प्लेस पर रहिएगा। और वीडियो के अंत में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग के लिए बताया गया है। तो साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग इसमें पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिसको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में आप लोग के लिए लाया गया है। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है आपका कि हु एमंग द फॉलोइंग मैरिड मुगल एम्पायर जहांगीर इन 1611 AD एंड रिसीव द टाइटल ऑफ नूर जहां। ठीक है, इन निम्नलिखित में से किसने 1611 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर से विवाह किया और नूर जहां की उपाधि धारण की। देखिए ऑप्शन पढ़ लीजिए, मेहरुनिसा, मुमताज महल, जहां आरा बेगम, हसीना बेगम साहिबा। तो इसका आंसर होगा साथियों मेहरुनिसा आंसर होगा। देखिए, आप लोग को हम इंपॉर्टेंट थीम बताए थे, उसमें मेडावल इंडिया के बताए थे, तो उसमें बताए थे कि मुगल कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मुगल कम इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भी देखना है हमको मेन एम्पायर के बारे में, मेन राजा के बारे में, जैसे अकबर हो गया, ठीक है, जहांगीर हो गया, ये सब के बारे में हमको देखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग के पास कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में भारत की फसल ऋतुओं का समूह शामिल है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंक्लूड द ग्रुप ऑफ क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। तो देखिए, हम लोग देखेंगे इसमें इंडिया में, ये तो बहुत सा बेसिक सा सवाल है। आपको हम बताए थे कि ज्योग्राफी में कृषि भी एक इंपॉर्टेंट थीम है, तो कृषि से ही इस क्वेश्चन को हम लोग रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग इसमें कहेंगे कि पहला ऑप्शन है कि रबी खरीफ झूम, रबी खरीफ एंड झूम। तो झूम तो होगा नहीं, क्योंकि झूम कृषि कहाँ का कृषि है, नॉर्थ ईस्ट का कृषि है, पहाड़ी का कृषि है। देखिए, इसमें एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच किसे कहते हैं। देखिए, आपके एग्जाम में निगेटिव मतलब एडवर्टीजमेंट में तो कहीं इसके बारे में बताया नहीं गया है, बट एक बार एग्जाम में आप एग्जाम क्वेश्चन पेपर में देख लीजिएगा निगेटिव है कि नहीं। बट मेरे हिसाब से लगता है कि इसमें निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो निगेटिव नहीं होगा तो इसमें हमें रिस्क का हमें बनाना ही बनाना है। उसका भी हम बताएंगे, तरीका बताएंगे आपको अंतिम में कि निगेटिव कैसे, निगेटिव नहीं रहता तो कैसे अपना मार्क्स को 3 से 4 नंबर बढ़ाना है। तो इसमें देखिए झूम तो नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन हम लोग काट देंगे। दूसरा देखिए, रबी पोडू जायद, पोडू का नाम कभी सुने हैं? पोडू का नाम कभी नहीं सुने हैं, इसको भी काट दीजिए आप। ठीक है, राय खरीफ जायद, देखिए राय कोई ये ऋतु नहीं है, फसल ऋतु नहीं है, ठीक ना। तो रबी खरीफ जायद, रबी खरीफ जायद ये है। तो ठीक है, आप लोग ये बता दीजिए इसमें हमें कि रबी कब बोआया जाता है और कब कटाता है, और खरीफ कब बोआता है कब कटाता है, और जायद कब बोआता है कब कटाता है। और इसका रबी का कुछ फसल के एग्जाम्पल बता दीजिए, खरीफ का कुछ फसल के एग्जाम्पल बता दीजिए, और जायद का कुछ फसल के एग्जाम्पल बता दीजिए। यहाँ पे आपको हम ये बता दे रहे हैं कि रबी और खरीफ के बीच में जायद आता है। ठीक है, रबी और खरीफ के बीच में जायद आता है। तो बता दे रहे हैं हम यहाँ पे कि खरीफ जो फसल होता है वो बरसात में बुआई होता है, और रबी जो फसल होता है वो ठंडा में बुआई होता है। तो उस हिसाब से आप लोग तीनों फसल के दो एग्जाम्पल आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो ज्यादा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज इंटरनेशनल इंटीग्रेशन डे सेलिब्रेटेड। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन है 2 अक्टूबर, 19 नवंबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी। तो देखिए इसमें ऐसे ही छटा जाएगा। 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। तो बचा कौन सा? 19 नवंबर। देखिए इसमें ऑप्शन को बहुत बोर्ड किया गया, बहुत इजी सेट किया गया, बट हम लोग को जानना जरूरी है कि 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाते हैं। क्योंकि उस दिन जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, उनका जन्मदिन था। इसीलिए उस दिवस को हम लोग ये 1985 से मनाया जाता है ये 19 नवंबर राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। व्हिच फॉरेनर ट्रेवलर
वेप्ट इमोशनल, मतलब इमोशनल हो गया था, रोने रोने जैसा हो गया था। वाइल विजिटिंग गिदकुट हिल लोकेटेड इन राजगीर बिहार। देखिए बिहार के राजगीर में स्थित गिरकुट पहाड़ के दर्शन करते समय कौन सा विदेशी यात्री भावुक हो पड़ा था? देखिए मेगा सिनीज, फाइयान, इत्सिंग, ह्वेनसांग। तो देखिए आप ये याद रखिए कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। देखिए ह से ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धन, तो इसको ऐसे याद रखिए, ठीक है। और ये फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। और मेगास्थनीज आया था किसके शासनकाल में? बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप लोग बताइएगा मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया है। ये क्वेश्चन कहाँ से आया? ये क्वेश्चन आपका आया है एंशियंट में मगध साम्राज्य से, ठीक है। एंशियंट में आपका मगध साम्राज्य है, उसी से ये क्वेश्चन आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर क्या? फाहियान है। फाहियान जो है गिरकुट पर्वत पूछेगा कहाँ है, तो बिहार के राजगीर में है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच इज द टनल पासिंग थ्रू द सेल वॉल बिटवीन टू प्लांट सेल कॉल्ड? व्हाट इज द टनल, ठीक है। दो पादप कोशिकाओं के बीच कोशिका भित्ति से होकर गुजरने वाले टनल को क्या कहते थे? देखिए आप लोग को हम बताए थे कि फिजिक्स साइंस से क्वेश्चन कम रहेगा, बट साइंस से क्वेश्चन रहेगा उसमें मेनली आपका क्या चीज से रहेगा? मेनली आपका रहेगा बायोलॉजी से। क्यों? क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपको ऑलरेडी कवर कराया जा रहा है। जैसे देखिए 25 नंबर जीके है ना जी, 25 नंबर है फिजिक्स, 25 नंबर है केमिस्ट्री, 25 नंबर है मैथ। तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आपसे पूछा ही जा रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में, तो उसमें बायोलॉजी नहीं पूछा जा रहा है। तो जो हम इंपॉर्टेंट थीम बताएं उसका वीडियो हम फिर से पिंक कर देंगे आपको। तो इंपॉर्टेंट थीम बताएं, उसमें बायोलॉजी का जो टॉपिक हम बताएं उसको कीजिए। तो सेल टॉपिक बताएं, तो सेल से ही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है साथी, इसका आंसर है जीव द्रव तंतु, इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से इसमें देखिए 5 क्वेश्चन हो गया। आप लोग स्कोर बताइए कि 5 में कितना आ रहा है, ठीक। जैसे इस एग्जाम को अगर कोई हमसे पूछेगा कि भाई आप एज ए मेंटर, एज ए बड़े भाई, आप कौन से सेक्शन में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके, जीएस, तो हम बोलेंगे कि देखिए जीके जीएस में सबसे ज्यादा हम ये क्या मतलब हम ये ज्यादा सहज महसूस करेंगे इसमें। क्यों? क्योंकि हम भी अभी प्रिपरेशन मोड में है, नॉन टेक्निकल का प्रिपरेशन मोड में। तो हमें पता है कि कहाँ से ज्यादा कौन सा थीम ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, कौन सा चीज को ज्यादा पूछा जा सकता है। तो ये थोड़ा सा हमारे बात पे आप भरोसा कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, हमारे टीम के साथ बने रहिए। आपको प्रॉमिस है कि जीके जीएस का आप लोग का, हाँ प्रॉमिस का एक कंडीशन ये है कि आप लोग का जैसा प्यार बना रहेगा ना, उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अगर जीके जीएस में बढ़िया प्यार बना रहता है तो हम लोग जीके जीएस का और भी आगे वीडियो लाएंगे। क्योंकि देखिए हम लोग के पास भी समय की लिमिटेड मात्रा होती है, हम लोग को पढ़ना होता है, आगे हम लोग का भी काम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, चलिए पढ़िए। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू, देखिए तो हमें आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू जी हैं, ठीक है। हैज अप्रूव्ड 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताइए कि आंध्र प्रदेश में पहले कितने जिले थे, अब कितने जिले हैं? 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद कितने जिले? देखिए पहले था 26, अब 3 नया जिला बन गया, तो कितना हो गया? 29, ठीक है। तो बोल रहा है कि 3 को जो नया जिला बना है उसमें से कौन सा इनमें से ऑप्शन है जो नहीं जिला बना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन पढ़ देते हैं। पोलावरम, मरकापुरम, मदनपल्ले, श्रीकाकुलम। तो श्रीकाकुलम नया डिस्ट्रिक्ट नहीं बना, ये पहले से डिस्ट्रिक्ट था श्रीकाकुलम। तो ठीक है, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट बना है, 1 2 3 बना है, तो इसीलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी 4। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द उदंतपुरी यानी बिहार शरीफ महाविहार ऑफ बिहार डिस्ट्रॉयड? बिहार के उदंतपुरी महाविहार को कब डिस्ट्रॉय किया गया था, कब हुआ, ठीक है। किससे? मतलब मान के चलिए मुगल के अभियान से, तुगलक बेगम के आक्रमण से, बख्तियार खिलजी के आक्रमण से, उपयुक्त सभी से। देखिए ये जो हम लोग का जो बख्तियार खिलजी जो है ये खिलजी वंश का था, तो यही मेन रूप से नालंदा यूनिवर्सिटी और ये हमारा उदंतपुर यूनिवर्सिटी को विनाश किया था, नष्ट कर दिया था, ठीक है। आप लोग कहानी भी सुने होंगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट किया गया था, तो उसका पुस्तकालय क्या 6 महीना तक लगातार क्या होता रहा? जलते रहा। तो सोचिए इतना ज्यादा किताब था उसमें। तो ये उदंतपुरी को कब नष्ट किया था? 1193 ईस्वी में। मेरा बात पे फोकस कीजिएगा, थोड़ा सा पेन नया नया है तो चलाने में दिक्कत हो रहा है। 1193 ईस्वी में इसका आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी के द्वारा, ठीक है। अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू अपहोल्ड एंड प्रैक्टिस द सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के एक के तहत 1 के अनुसार 51 के 1 के अनुसार भारत की संप्रभुता, एकता और को बनाए रखना हमारी प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। देखिए मौलिक कर्तव्य कितना है? टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। उसमें क्या संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, ठीक है। अखंडता को बनाए रखना, इंटीग्रिटी को बनाए रखना हमारे सभी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। देखिए इसमें भी आपको हम बताए हैं कि 51
कि एक टोटल जितना कितना है 11 है ना इसके सब सेक्शन, इसको सभी हमें याद रहना चाहिए, ठीक है। आप लूसेंट में देखिए, कहीं भी देखिए, इसको याद कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, देवधर ट्रॉफी इज अवार्डेड फॉर। देवधर ट्रॉफी किसके लिए दी जाता है, कौन सा गेम के लिए है? क्रिकेट है, फुटबॉल है, टेनिस है, हॉकी। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, क्रिकेट है। इसमें देखिए देवधर ट्रॉफी में क्या होता है ना, देवधर ट्रॉफी को हम लोग, इसमें जो इंडिया टीम है, पूरा इंडिया के टीम को हम लोग 3 हिस्सों में बांटते हैं, ए बी सी। तो इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी के बीच मुकाबला होता है, उसमें जो विनर होता है वही देवधर ट्रॉफी का विनर होता है। तो साथियों बताइए 2025-26 में देवधर ट्रॉफी का विनर कौन सा टीम था? इंडिया ए था, इंडिया बी था, इंडिया सी था? बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए, इससे आपका भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, एक नया जीके आप लोग सीखिएगा, ठीक है। ये करंट अफेयर नहीं बोलिए, मिसलेनियस का बोलिए टॉपिक, ठीक। अगला, हाँ, बिहार, इन विच रीजन ऑफ बिहार इज द मंजूसा स्टाइल पॉपुलर। बिहार में मंजूसा चित्रकला शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? अंग क्षेत्र, तिरहुत क्षेत्र, नालंदा क्षेत्र, पाटलिपुत्रा क्षेत्र। देखिए हम आपको बताए थे कि आप लोग अपना स्टडी टेबल पे देखिए, इसमें से कितना लोग किए होंगे वो पता नहीं, आप लोग दिल पे अपना हाथ रख के बताइए कि भैया ये हम काम किए हैं कि नहीं। आपको हम बताए थे क्या कि इंडिया का पॉलिटिकल मैप और बिहार का पॉलिटिकल मैप आपका स्टडी टेबल पे होना चाहिए, ठीक है। तो मंजूसा चित्रकला शैली, तो देखिए अंग प्रदेश है, तिरहुत क्षेत्र है, नालंदा क्षेत्र है, पाटलिपुत्रा क्षेत्र है, ठीक है। अंग रीजन, तिरहुत रीजन, नालंदा रीजन, पाटलिपुत्रा रीजन। तो इसका आंसर होगा हमारा, देखिए तिरहुत में कौन कौन सा आ जाता है, तिरहुत में कितने जिले हैं बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए। तिरहुत प्रमंडल में, बिहार में देखिए 9 प्रमंडल है ना जी, तो 9 प्रमंडल में आप लोग बताइएगा कि तिरहुत प्रमंडल में कितना जिला है, तो अंग में कितना जिला है, ये पटना प्रमंडल में कितना जिला है। देखिए आप लोग भी थोड़ा सा होमवर्क कीजिए, इससे आपको जो हम बता रहे हैं ना यहाँ पे फालतू का कोई भी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, जो भी हम एक्स्ट्रा डिस्कस कर रहे हैं सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा अंग क्षेत्र में। अंग कौन सा हो गया? भागलपुर बांका क्षेत्र हो गया, वहां पे हम लोग का मंजूसा चित्रकला शैली मिलता है, ठीक है। इसी में हम लोग बोल देंगे ना भाई कि सबसे फेमस क्या है, कौन सा चित्रकला है बिहार का, तो बोलोगे भैया मधुबनी शैली। तो मधुबनी शैली कहाँ का है? तो दरभंगा मधुबनी का है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। अगला, द प्रोसेस बाई विच वाटर बॉडी ग्रेजुअली बिकम इनरिच इन न्यूट्रिएंट एंड मिनरल्स मेनली फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, लीडिंग टू एन excessive growth of algae on the water surface and thereby reduction the amount of dissolved oxygen in the water is called, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जलीय निकाय धीरे धीरे पोषक तत्वों, खनिज, मुख्य रूप से फास्फोरस और नाइट्रोजन से समृद्ध हो जाता है, जिससे जल की सतह पर शैवाल की, हाँ देखिए, शैवाल की अत्यधिक मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिससे जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। उसे क्या कहते हैं? जल में घुलित मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इसको चीज याद रखिएगा। इसके ये होता है सिंपल, हमारा यूट्रोफिकेशन की परिभाषा है, सुपोषण की परिभाषा ही है कि हमारा जल में जो घुला ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है, और उसमें शैवाल की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये इसका आंसर होगा यूट्रोफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी यानी 3, ठीक। अगला देखिए 12 नंबर तक पहुंच गए, 11 नंबर हम लोग कंप्लीट हो गया। आप लोग अपना स्कोर बताइए कितना आ रहा है, उसी हिसाब से आगे का भी प्रक्रिया किया जाएगा, ठीक। विच सोल्यूशन शुड बी यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड। हाँ देखिए बायोलॉजी का ही क्वेश्चन है ना जी, मिनरल्स का है, पोषक तत्व का क्वेश्चन है, ठीक है। भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किस विलयन का प्रयोग किया जाता है? भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण, ठीक है। तो इसमें क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल जल विलयन, मैग्नीशियम सोल्यूशन, आयोडीन सोल्यूशन, टैल्क सोल्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन सोल्यूशन इसका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। सॉरी। अगला चलिए 13 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग के पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, हु टुक ओथ है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चेक रिपब्लिक ऑन December 9, 2025। तो अब इसमें कहने का मतलब इसका है कि 9 दिसंबर 2025 को चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो साथियों हम लोग आप लोग को बता चुके हैं, जो सोर्स ट्रेसिंग करवाए हैं करंट अफेयर का, उसमें बताएं पर्सन इन न्यूज, नए नियुक्तियां, ये सब आपको आना ही चाहिए। तो देखिए इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पेट्र फियाला, आंद्रेज बाबिस, पेट्र पावेल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आंद्रेज बाबिस होगा, ठीक है। तो ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक। हु प्रेजेंट द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में पूछा। देखिए हम सिविक मतलब ये पॉलिटी का सोर्स ट्रेसिंग कराए हैं बंधु, उसमें क्या बताएं? उसमें हम बताए हैं कि सबसे पहले संविधान सभा
संविधान सभा आपको पढ़ना है, संविधान सभा उससे रिलेटेड समिति, तो उसी से ये क्वेश्चन। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल ना, अंबेडकर साहब ना, राजेंद्र बाबू ना, जवाहरलाल नेहरू आंसर होगा इसका, ठीक है, चाचा नेहरू है। अब बी आर अम्बेडकर देखिए कौन सा सभा के अध्यक्ष थे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग का भी इन्वॉल्वमेंट बना रहना चाहिए इसमें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 भी होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िएगा तो आप लोग बोलिए कि भैया आप तो सोर्स ट्रेसिंग का वीडियो कराए थे, उसमें तो आप बोले हैं कि क्वेश्चन मतलब ये फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पूछता है साइंस जीएस में, तो हाँ भाई नहीं पूछना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पूछ दिया है, तो उससे क्या, उससे आपको तो एक बोनस हो गया ना जी, कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो देखिए सिलेबस में क्या है, 25 क्वेश्चन फिजिक्स है, 25 केमिस्ट्री है, 25 मैथ है, 25 जीके जीएस करंट अफेयर है, तो ठीक है। जब इसी में हमको जीके जीएस करंट अफेयर में पूछ दे रहा है तो ये मेरे लिए वो है, मतलब क्या है, मतलब चेरी ऑन केक है, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन, एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर नोन एज, आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्वों को किस रूप में जाना जाता है? हेलोजन, हेलोजन, नोबेल मेटल, अल्कलाइन मेटल, और चौथा ऑप्शन क्या है? ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हेलोजन, आंसर होगा, ठीक है, ये आप लोग जानते ही होंगे। 17 नंबर का एलिमेंट का नाम बताइए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये होगा। अगला 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाँ, बुलंद दरवाज द बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड बाई अकबर वाज बिल्ट एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया, अकबर द्वारा बनवाई गई इमारत बुलंद दरवाजा भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पे बनाया गया था? किस स्थान के बारे में पूछ रहा है आपसे, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन है पढ़ दे, लाहौर, आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली। तो बुलंद दरवाजा हम लोग जो पढ़े हैं, बुलंद दरवाजे के बारे में जानते हैं क्या फैक्ट है? बुलंद दरवाजा है एशिया क्या वर्ल्ड का सबसे ऊंचा दरवाजा है, ठीक ना। ये है फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? तो आगरा के पास ही है, लेकिन इसमें स्पेसिफिक पूछा है तो फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है। आपको हम बताया है सोर्स ट्रेसिंग में कि मुगल में क्या करना है, मुगल में मेन रूप से हमको अकबर करना है, ठीक है। तो अकबर का जैसे जितना भी उपलब्धि है, जैसे सैन्य उपलब्धि हो जाए, प्रशासनिक उपलब्धि हो गया, धार्मिक उपलब्धि हो गया, सांस्कृतिक उपलब्धि हो गया, ये सब हमको करना है, सब लुसेंट में दिया हुआ है भाई। जैसे सैन्य उपलब्धि में क्या कह सकते हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ को कब जीता, गुजरात को कब जीता, बिहार बंगाल पे कब जीत प्राप्त की, तो ये सब इसका ठीक है। जैसे सिंध पे कब विजय प्राप्त किया, खानदेश पे कब विजय प्राप्त किया, तो ये सब अकबर की उपलब्धि है, तो इसको हम लोग को अकबर को तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंकिंग इंस्टीट्यूशन प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इट्स एक्सपेंशन इन इंडिया थ्रू माइक्रो फाइनेंस लोन, ठीक है, अच्छा बात है, हिंदी पढ़ देते हैं भाई। 17 नंबर का, निम्नलिखित में से किस बैंकिंग संस्थान ने सूक्ष्म वित्त ऋणों माइक्रो फाइनेंस लोन के माध्यम से वित्तीय समावेशन और भारत में उसके विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। ऑप्शन पढ़ते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भाई देखिए इसमें अगर बोलेगा ना कि हमको एक ऑप्शन तुम छाड़ दो प्रियस, तो एक ऑप्शन छटेगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। पूछो का है? देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कोई ऐसा बड़ा एजेंसी नहीं है, बड़ा एजेंसी में अगर बैंक में पूछेगा तो सबसे बड़ा तो आरबीआई है, जिसे हम बैंकों का बैंक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बैंक में पूछे तो सबसे बड़ा एजेंसी है एसबीआई सबसे बड़ा बैंकिंग है, तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया छट जाएगा, ठीक है। 3 ऑप्शन बचा मेरे पास, तो मारना तुक्का भी मारना है तो 3 में ही एक मारेंगे हम लोग। तो देखिए इसमें माइक्रो फाइनेंस लोन देता है ना भाई, माइक्रो फाइनेंस लोन नाबार्ड देता है, ठीक है, नाबार्ड, NABARD नाबार्ड देता है, ठीक है। तो नाबार्ड के बारे में 2-3 चीज हम लोग जान जाते हैं। चलिए नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था बताइए? नाबार्ड की स्थापना हुआ है आपका कब? 1992 में, ठीक है। समिति का नाम बता दीजिए, समिति क्या है? शिवरामन समिति के सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना हुई है, ठीक है। और नाबार्ड का फुल फॉर्म अगर हमको जानना है तो देखिए इसी तरह से बोलते हैं ना कि आप लोग देखिए नाबार्ड की स्थापना हुआ है, सॉरी गलत बोल दिए थे, 1982 को स्थापना हुआ है, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, जिसका उद्देश्य है कि भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करना, ठीक ना, जिसमें स्वयं सहायता ग्रुप को भी माइक्रो फाइनेंस लोन देना है इसमें। और नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट न्यू एस्टिमेट ऑफ इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट हैज बीन रिलीज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर ईयर 2025-26, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का नया अनुमान क्या लगाया है? तो देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि इसका आंसर हमेशा बदलते रहता है,
जो आपके ये बुक में आंसर दिया हुआ है, बुक में आपका आंसर दिया हुआ है 6.8%, ऑप्शन है 6.5, 6.8, 7.3, 7.8। तो आपका बुक में दिया हुआ 6.8%। तो 6.8% जानते हैं कब था? ये था आपका अक्टूबर 2025 का अपडेट था, बट लेटेस्ट अपडेट जो है दिसंबर 2025 का अपडेट है, उसमें आंसर है 7.3%। ठीक है, तो सबसे एक्यूरेट इसका आंसर हो जाएगा 7.3%। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आपका आना चाहिए, क्योंकि ये विवादित टाइप का हो जाता है। पेपर कब बनाया गया है, मान के चलिए पेपर बना दिया है, जिससे आपका एग्जाम 28 जून को है ना भाई, पेपर बना दिया है, फरवरी में ही पेपर बना दिया, उस हिसाब से दिया है। अब मान के चलिए ये अभी लेटेस्ट भी कुछ आया है, तो वो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आने का उम्मीद रखा जा सकता है, क्योंकि ये विवादित टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला 19 नंबर सॉरी। विच राइटर फ्रॉम बिहार हैज द ऑनर ऑफ बीइंग एज राष्ट्र कवि। ठीक है, राष्ट्र कवि हमारा कौन सा, बिहार के किस साहित्यकार को राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है? ऑप्शन रामधारी सिद्धिकर, जानकी वल्लभ शास्त्री, नागार्जुन विद्यापति। ठीक है, तो सब लोग जानते होंगे राष्ट्र कवि रामधारी सिद्धिकर कहाँ से हैं, जिला बता दीजिए, आप लोग को उस जिला से हैं तो कमेंट कीजिएगा। इनका जिला है बेगूसराय। ठीक है, तो इनका जो पहला नोबेल था क्या था, जिनके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो उर्वशी के लिए इनका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये सभी हम लोग को फैक्ट्स याद होना चाहिए। चलिए 20 नंबर। एट द 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। देखिए, जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होता है, ये पिछला 3 से 4 साल से गोवा में ही हो रहा है। ठीक है, विच फिल्म हैज अवार्डेड द गोल्डन पिकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? ऑप्शन पढ़ देता हूं। स्किन ऑफ यूथ, गोंधल, माई फादर शैडो, ए पोएट। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा स्किन ऑफ यूथ, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी में यही जो फिल्म फेयर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसी में जो हमारे जो देखिए धर्मेंद्र को क्या मिला अभी मतलब ये पुरस्कार उनकी वाइफ ली है, मतलब हेमा मालिनी जी, पद्म भूषण मिला या पद्म विभूषण मिला, आप लोग कमेंट बॉक्स करके बताइए। तो जो उसमें जो धर्मेंद्र जी हैं जी थे, अब तो मतलब मरणोपरांत हो गए, तो उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला था उसमें। ठीक है, तो ये सब चीज भी हमें याद होना चाहिए। चलिए इतना तक हो गया है, 20 तक हो गया है, अब आगे हम लोग करेंगे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर बार एसोसिएटेड विद द सीरीज ऑफ 9 आर्टिकल टाइटल न्यू लैम्प्स ऑफ फॉर ओल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक 9 लेखों की श्रृंखला से संबंधित है? तो देखिए भाई, मॉडर्न इंडिया के सोर्स ट्रेसिंग के वीडियो में हम बार बार सोर्स ट्रेसिंग इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये उसी थीम के आसपास क्वेश्चन आपका ये हो रहा है, आ रहा है। तो देखिए उसमें हम क्या बताए थे, उसमें हम बताए थे बहुत इंपॉर्टेंट में बताए थे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन बताए थे पहला, दूसरा क्या बताए थे पत्र पत्रिकाएं बताए थे, और तीसरा क्या बताए थे, तीसरा बताए थे जो भी स्वतंत्रता सेनानी उनके द्वारा लिखे गए बुक के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये पत्र पत्रिका में ही कर सकते हैं। तो उसमें जैसे देखिए ये तो आपको करना ही करना है, बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, बिहार सीजीएल हो, बीपीडब्ल्यू बिहार दरोगा का एग्जाम हो, बिहार दरोगा आयोग जो लेता है, या सीएसबीसी लो, सभी का ये फेवरेट थीम है। तो न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड किनका है? न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड है हमारा अरविंद घोष का है। ठीक है, तो अरविंद घोष का 2-3 और चीज, एक और चीज याद रखिए, विशेष रूप से आपका कंफ्यूज करेगा। क्या चीज? द लाइफ डिवाइन। ठीक ना, लिख देते हैं हम द लाइफ डिवाइन, ये क्या है? अरविंद घोष का है। ठीक है, जबकि डिवाइन लाइफ, जो डिवाइन लाइफ पुस्तक है वो राजेंद्र बाबू का है। तो लाइफ डिवाइन हो जाएगा अरविंद घोष, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड अरविंद घोष, जबकि डिवाइन लाइफ हो जाएगा हमारा राजेंद्र प्रसाद जी का। ठीक है, समझ गए? तो इसका आंसर अरविंद घोष होगा। चलिए 22 नंबर। हुज नेम इज टेकन फर्स्ट एमंग द आर्टिस्ट ऑफ पटना कलम और स्टाइल। पटना कलम या शैली के कलाकारों में सबसे पहला नाम किनका लिया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप टाइप का है, इन जनरल नहीं मिलता है। गुरु सहाय लाल ऑप्शन है, जयराम दास है, सेवक राम है, शिवदयाल है। ठीक है, तो इसका जो पटना कलम है ना, जो 18वीं शताब्दी में जो मुगल जब ये जा रहे थे, तो वो मुगल के समय जो दरबार का जो था ना, उसको पटना कलम, जो मुगल के बाद आए हैं सब पटना कलम के ये उदाहरण है। तो इसमें सबसे पहला जो है सेवक राम है, सबसे जो मेन है, उसके बाद हुलास राम है, फिर शिवदयाल शर्मा है, शिवदयाल लाल नहीं इनका नाम होगा, इनका नाम शिवदयाल शर्मा है। अब सबसे अंतिम और सबसे प्रसिद्ध इसमें जो है ईश्वरी प्रसाद वर्मा है, और ईश्वरी प्रसाद वर्मा का कलकत्ता में जब मृत्यु हो जाता है उसके बाद ये पटना कलम अपना ढलान पे आ जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, सबसे
सबसे मतलब ओल्ड में इनका कौन हो जाएगा, मतलब सबसे अंतिम वाला क्या, ईश्वरी प्रसाद शर्मा, और सबसे पहला सेवक राम। ठीक है, अगला 23 नंबर, विच टीम डिफीटेड इंडिया इन द फाइनल ऑफ द सुल्तान अजलान शाह कप। सुल्तान अजलान शाह कप के फाइनल में किस टीम ने भारत को हराया? तो देखिए भाई, जहां भी हमारा भारत एसोसिएटेड है स्पोर्ट्स में, वहां या तो भारत जीता हो, या तो भारत हारा हो, या तो भारत थर्ड स्थान पे रहा हो। तो ये सब चीज हमें पता होना चाहिए। जैसे देखिए, सुल्तान अजलान शाह कप किस चीज से संबंधित है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा। तो सुल्तान अजलान शाह कप भाई हॉकी से संबंधित है भैया। ठीक है, इतना जान गए। ये कहाँ होता है? तो ये जनरली मलेशिया में ही होता है। ठीक है, तो इस बार का जो फाइनल था बेल्जियम और भारत के बीच में हुआ था। ठीक ना, बेल्जियम और भारत। तो बेल्जियम एक गोल कर पाया था, भारत एक भी गोल नहीं कर पाया था। बेल्जियम ने भारत को हराया था इसमें। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी, ऑप्शन सी बेल्जियम। ठीक है, अच्छा बात है। ड्यूरिंग द मौर्य एम्पायर मेगास्थनीज डिवाइडेड इंडिया सोसाइटी इनटू 7 डिस्टिंक्ट ग्रुप। देखिए, हम लोग जानते हैं मेगास्थनीज किसे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। ठीक है, अच्छी बात है। तो वो भारतीय समाज को 7 भागों में बांटे थे। तो बीच डिस्टिंक्ट ग्रुप बेयर द किंग्स काउंसलर प्लेस। हिंदी पढ़ देता हूं। मौर्य समाज के दौरान मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 विशिष्ट वर्गों में विभाजित किया था। ठीक है, समूह में विभाजित किया था। तो राजा के सलाहकार को किस विशिष्ट समूह में रखा गया था? तो देखिए, ये क्वेश्चन तो भाई टफ क्वेश्चन के श्रेणी में आएगा, क्योंकि इतना डीप कोई नहीं पढ़ता है। ऑप्शन है पहला, दूसरा, पांचवा, सातवां। हम लोग को भी इसके बारे में जानकारी नहीं था, तो हम लोग भी गूगल किए हैं, तब पता चला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन 2, यानी दूसरा पे था। इसको याद कर लीजिए, बस क्या बोल सकते हैं, एक आध दो को तो रहेगा ही दोस्त। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। आप लोग का जब यहाँ तक आ चुके हैं तो आप लोग को जरूर वीडियो अच्छा लगा होगा। तो भाई, अगर वीडियो अच्छा लगा है ना, तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को इसको सेंड कीजिए। कि मान के चले कि वो तैयारी में है, उनको हम लोग के चैनल के बारे में नहीं पता है, तो उनको भी एक बेनिफिट मिलेगा। आप लोग तैयारी जहां से भी कर रहे हैं ना, हम लोग से उससे कोई मतलब नहीं है, बस हम लोग आपका भलाई चाहते हैं। तो देखिए, वीडियो का कितना लेंथ रहेगा, 30 मिनट, 20 मिनट, तो वो आप लोग सब पूरा पढ़ाई कीजिए, बट ये वीडियो को भी देखिए, इससे भी आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, बताइएगा अंतिम में, बताइएगा 25 में कितना आपका स्कोर आ रहा है। ठीक है, बीच ऑफ द फ्लोइंग नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। देखिए, नॉट जहां पे आ जाएगा मेरा कान खड़ा हो जाना चाहिए, कि जैसे नॉट है स्पेशल हो जाता है। निम्न कौन सी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन पढ़े, इंद्रावती, प्राणहिता, कामेंग, चौथा क्या है भाई, मंजरा। तो देखिए, इंद्रावती, प्राणहिता, कामेंग, मंजरा। तो देखिए, कामेंग नाम कैसा लग रहा है? कामेंग नाम नॉर्थ ईस्ट जैसा लग रहा है ना, अगर छाटना है तो कामेंग नाम नॉर्थ ईस्ट जैसा लग रहा है, तो ये हो जाएगा, ये कामेंग एक्चुअल में है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। ठीक ना, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, नॉट गोदावरी की सहायक नदी। तो गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती, प्राणहिता, और क्या चौथा ऑप्शन मंजरा। मंजरा है इनमें से, कामेंग है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी। तो साथियों, आप लोग को ज्योग्राफी के थीम में भी बताया गया है नदियों का उद्गम स्थल। ठीक है, उसमें भी नदी तंत्र में गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी के डेट में हमसे पूछोगे ना, तो हम बोलेंगे सिंधु नदी तंत्र। कारण सिंपल है, ऑपरेशन सिंदूर भारत के द्वारा किया गया था पिछला साल, तभी से ही सिंधु नदी तंत्र विवादित स्थिति में रहा है, और भारत द्वारा सिंधु जल समझौता को भी रद्द कर दिया गया था उसी के आलोक में। तो देखिए साथियों, आप लोग 25 तक देख लिए हैं, तो 25 में आप लोग अपना स्कोर बताइए। जो भी भाई का स्कोर 15 से एबव है वो सेफ प्लेस में है, अच्छा है। ऐसा नहीं कि 15 से कम वाला खराब स्थिति में, अभी भी आपके पास 25 दिन तो मोटा मोटी पक्का पक्की टाइम है। तो आप लोग हम लोग के साथ बने रहिए और अपने स्तर से भी खूब रिवाइज कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी तरह का डाउट हो रहा था, हम लोग का टेलीग्राम चैनल है @टेक्निकल खाकी, TECH टेक्निकल खाकी, बिना स्पेस का, स्मॉल में ये सब टेक्निकल खाकी, वहाँ पे आप लोग पोस्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह का डाउट कर सकते हैं। और इसी तरह से रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, और हाँ, अपने माता पिता का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद साथियों।